गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछली क्लास के अंदर हमने आपसे चर्चा की कि भारत के अंदर समाजवाद का विकास किस प्रकार से हुआ, समाजवाद के कौन से तत्व हैं, घटक है, सिद्धांत है, वही बातें हैं। हालांकि गुण भी उनसे मिलते जुलते ही हैं। मानवता में विश्वास, लोकतांत्रिक, राजनीतिक व आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थन, वही वापस जो हमने सिद्धांत घटक वगैरह पढ़े वही अगर गुणों के अंदर हम लिख देंगे तो हमारा आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन थोड़े अलग से दिए हुए हैं तो वापस पढ़ लेते हैं समाजवाद के गुण, क्योंकि उसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों बातें थी। गुणों के अंदर सिर्फ सकारात्मक बातों का समावेश किया गया है, समाजवाद के गुण, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि समाजवाद के गुण दोषों को स्पष्ट कीजिए, तो ये गुण और दोष अलग अलग लिख दीजिए और गुणों के अंदर वो बातें लिख देंगे, तत्व घटक लिख देंगे, तो भी कोई आपका आंसर जो है विद्यार्थियों गलत नहीं होगा। अगर देखा जाए यही बातें हैं कि व्यक्ति और समाज दोनों के हितों का समान रूप से ध्यान रखना, व्यक्ति व समाज दोनों का समान रूप से ध्यान रखना, पहली बात। यानी समाजवाद जो है व्यक्ति के हितों को भी ध्यान में रखता है और समाज के हितों को भी ध्यान में रखता है, दोनों को समान रूप से ध्यान रखता है। जबकि उदारवाद है या पूंजीवाद है वो सिर्फ किसके हितों पर टिका हुआ है, व्यक्तिवाद पर आधारित अवधारणा है। जबकि समाजवाद विद्यार्थियों सिर्फ व्यक्ति का नहीं, साथ साथ में समाज के हितों का भी ध्यान में रखता है। और ये पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों के दोषों को दूर करके पूंजीवाद व साम्यवाद दोनों के दोषों को दूर करने का प्रयास, यानी यह प्रयास रहता है कि पूंजीवाद और साम्यवाद के अंदर जो दोष है उन दोषों को क्या किया जाए, दूर किया जाए। यह समाजवाद का प्रयास है, दोनों के दोषों को दूर करने का प्रयत्न जो है विद्यार्थियों समाजवाद करता है। साथ साथ में समाजवाद व्यक्तियों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में विश्वास करता है। इस दृष्टि से अधिक संभव सीमा तक व्यक्तियों को नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। व्यक्तियों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास, व्यक्तियों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में विश्वास, वही बात है। यानी सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ कौन सी स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता भी, ठीक है। ये बात इस बात पर बल देता है कि सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता के काम चलने वाला नहीं है, साथ साथ में आर्थिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। तो ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास पर ध्यान देता है, संपूर्ण व्यक्तित्व विकास पर ध्यान देता है, सिर्फ एक पक्ष पर बल नहीं देता। जिस प्रकार से पूंजीवाद जो है व्यक्ति के राजनीतिक स्वतंत्रता पर अधिक बल देता है। साथ साथ में अगर देखा जाए विद्यार्थियों तो यह बात उभर करके सामने आती है कि यह निजी संपत्ति की समाप्ति नहीं चाहता, सामाजिक हित में उसे केवल सीमित करने के पक्ष, ठीक है ना। निजी संपत्ति को सीमित करने का पक्षधर, निजी संपत्ति को सीमित करने का पक्षधर। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो समाजवाद है ये निजी संपत्ति को सीमित करने पर बल देता है।
निजी संपत्ति को समाप्त करने की बात नहीं कहता। निजी संपत्ति को क्या किया जाए? सीमित किया जाए। ठीक है ना? जब निजी संपत्ति को सीमित किया जाएगा तो यह होगा कि भाई निजी संपत्ति को सीमित करके एक असीमित संपत्ति इकट्ठी करने से रोकना और गरीबों के कल्याण के लिए काम करना। जबकि साम्यवाद जो है वो हिंसा पर आधारित, वो तो कह रहा है कि निजी संपत्ति को समाप्त कर दो। अगर किसी के पास संपत्ति है तो हड़प लो, और वो संपूर्ण लोगों के लिए होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों इस बात में ये लोग विश्वास नहीं करते। मानवीय जीवन को व्यवस्थित करने, धर्म नैतिकता में विश्वास। नंबर 5, धर्म नैतिकता में विश्वास। यानी यह अवधारणा मानती है विद्यार्थियों की ये सामाजिक व्यवस्था पूरी की पूरी धर्म और नैतिकता पर टिकी हुई है। अगर आप धर्म और नैतिकता में विश्वास नहीं रखोगे तो ये सामाजिक व्यवस्था भी छिन्न भिन्न हो जाएगी। इसलिए हमें धर्म व नैतिकता में भी विश्वास रखना पड़ेगा। बिना धर्म व नैतिकता के हमारी सामाजिक व्यवस्था स्थिरता का रूप नहीं ले सकती। जबकि साम्यवाद में यह कहा गया है कि धर्म एक अफीम है, यह तो एक नशा है। लोगों को ऐसा नशा पिलाया जाता है कि वो धर्म के नाम पर मर मिटने को तैयार हो जाते हैं और ये पोप पादरी को बातों में विश्वास करते हैं, राजा की आज्ञा का पालन करते हैं। नहीं, धर्म में आप विश्वास ही छोड़ दो, धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन समाजवाद ऐसा नहीं कहता। समाजवाद कहता है कि व्यवस्था पूरी की पूरी धर्म और नैतिकता पर आधारित है। अगर हम धर्म और नैतिकता को भूल गए तो वापस जंगल राज स्थापित हो जाएगा, अनैतिक, क्योंकि मनुष्य एक नैतिक प्राणी है और बिना नैतिकता के सामाजिक जीवन संभव नहीं है। साथ साथ में अगर देखा जाए विद्यार्थियों तो यह आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण का मार्ग अपनाता है। राजनीतिक व आर्थिक विकेंद्रीकरण समाजवाद जो है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन का समर्थन करता है। राजनीतिक दृष्टि से भी सत्ता जो है किसी एक वर्ग में नीत नहीं होनी चाहिए, एक व्यक्ति में नीत नहीं होनी चाहिए, एक सरकार में नीत नहीं होनी चाहिए। आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाए तो सारी समाज की संपत्तियां किसी एक वर्ग के पास में इकट्ठी हो जाएगी, पूंजीपति वर्ग के पास में, तो वो वर्ग जो है दूसरे वर्ग का क्या करेगा? शोषण करेगा। शोषण पर आधारित समाज बन जाएगा। जबकि समता मूलक और शोषण रहित समाज की स्थापना करना ही समाजवाद का मुख्य ध्येय है, मुख्य उद्देश्य है। तो कहने का मतलब ये विचारधारा ये चाहती है कि पॉलिटिकल दृष्टि से, इकोनॉमिक दृष्टि से डिसेंट्रलाइजेशन हो, शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होकर के क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ताकि शोषण को बढ़ावा नहीं मिले और शोषण से मुक्ति मिल सके। तो इस प्रकार से राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से विकेंद्रीकरण का इन्होंने समर्थन किया है। साथ साथ में सत्ता जनता द्वारा निर्वाचित संसद के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। सत्ता जनता द्वारा निर्वाचित संसद के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। सत्ता जनता द्वारा निर्वाचित संसद के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। क्यों? अगर सत्ता जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो जब संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी तो वो अपनी निरंकुशता को बढ़ावा देगी। अगर
संसद के सदस्य किसके द्वारा निर्वाचित है? जनता के द्वारा, और उसके प्रति सत्ता रेस्पॉन्सिबल होगी, उत्तरदायी होगी, तो वह निरंकुशता नहीं करेगी, क्योंकि उनके ऊपर किसका अंकुश होगा? संसद का अंकुश होगा। जिस प्रकार से हमारे यहां पर जो है विद्यार्थियों, कार्यपालिका व्यवस्थापिका यानी संसद के प्रति क्या है? उत्तरदायी है। हमारे यहां पर संसदीय शासन व्यवस्था है। जहां अध्यक्ष शासन व्यवस्था है वहां पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं होती, वो निरंकुशता कर सकती है, लेकिन हमारे यहां पर ऐसा नहीं है। तो जहां पर समाजवादी व्यवस्था है वहां पे ऐसा देखने को मिला है कि जनता द्वारा निर्वाचित संसद के प्रति सत्ता क्या होती है? क्या होती है? रेस्पॉन्सिबल होती है, ताकि निरंकुशता को बढ़ावा नहीं मिले, और साथ साथ में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कैसी? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। तो इसी प्रकार यह समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना में सहायक है। समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था में समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था में सहायक। समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था में सहायक विद्यार्थियों, यानी ये जो व्यवस्था है विद्यार्थियों, एक समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने में सहायक हो सकती है, समाजवादी व्यवस्था। और समाजवाद का मुख्य लक्ष्य ही क्या है? समानता। ठीक है। जिस प्रकार से उदारवाद की अवधारणा जो है विद्यार्थियों, वो किस पर आधारित है? स्वतंत्रता। व्यक्ति को खुला छोड़ दो, व्यक्ति को स्वतंत्र कर दो, व्यक्ति के कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, यानी ये स्वतंत्रता पर आधारित अवधारणा है। इसी प्रकार समाजवाद किस पर आधारित अवधारणा है? समानता पर आधारित अवधारणा है। तो ये समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी, और एक ऐसा समाज स्थापित होगा जो शोषण रहित और समता मूलक समाज होगा। तो ये होगी विद्यार्थियों समाजवाद के गुण। हालांकि गुण जो हैं किससे मिलते जुलते हैं? घटक तत्व सिद्धांतों से मिलते जुलते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अब ये बात तो गुणों की हुई, अब हम बात करेंगे दोष क्या रह गई। ठीक है ना? दोष क्या रह गए समाजवाद में? दोष की बात की जाए तो सीधी बात है विद्यार्थियों, कुछ बातें इसमें उदारवाद की दिखती है, तो कुछ बातें इसमें साम्यवाद की भी दिखती है। ठीक है ना? तो एक स्पष्ट विचारधारा नहीं है। कैसी विचारधारा नहीं है? स्पष्ट विचारधारा समाजवाद वाली हमें नजर नहीं आती। इसलिए विरोधी आरोप लगाते हैं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ठीक है ना? यानी दोनों के गुण आपको इसमें नजर आएंगे, कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं। समाजवाद के दोष। पहला दोष है विद्यार्थियों अस्पष्ट विचारधारा। कुछ समाजवादी राष्ट्रवाद के समर्थक हैं, तो कुछ समाजवादी असीमित संपत्ति को सही नहीं मानते। अगर देखा जाए विद्यार्थियों
तो समाजवाद में अस्पष्टता, अनिश्चितता है। कुछ समाजवादी राष्ट्रीयकरण पर बल देते हैं, तो कुछ जो हैं सामाजिकरण पर बल देते हैं, यानी निजी संपत्ति की सीमा को लेकर मतभेद है। कुछ समाजवादी राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं। राष्ट्रीयकरण कुछ समाजवादी राष्ट्रीयकरण के समर्थक हैं, तो कुछ समाजवादी असीमित संपत्ति को सही नहीं मानते, जबकि कुछ समाजवादी जो हैं सामाजिकरण पर बल देते हैं। अब इसमें निजी संपत्ति को सीमित कितना किया जाए, इसको लेकर के कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं। कोई तो समाजवादी कहता है पूरी पूरी संपत्ति का क्या कर दो, राष्ट्रीयकरण कर दो, जैसे साम्यवाद में हुआ था, रसिया के अंदर हुआ। सब कुछ राष्ट्र के अंडर होगा, व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने की छूट नहीं होगी, तो पूरे देश के अंदर अराजकता का वातावरण फैल जाएगा। सब कुछ राष्ट्र का होगा, निजी कुछ होगा ही नहीं, तो व्यक्ति किस लालच से काम करेगा, ये थोड़ा अराजकता का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। तो ये विचारधारा जो है समाजवाद की विचारधारा कैसी विचारधारा है, अस्पष्ट विचारधारा है। साथ साथ में एक दूसरे के विरोधी तत्वों को स्थान, एक दूसरे के विरोधी तत्वों को स्थान। अब एक दूसरे के जो विरोधी तत्व हैं, उन तत्वों को भी समाजवाद में विद्यार्थियों स्थान दे रखा है। जैसे अगर उदाहरण देखा जाए तो जनतंत्र स्वतंत्रता में विश्वास रखता है, और जबकि समाजवाद नियंत्रण की व्यवस्था में। इस प्रकार परस्पर विरोध के कारण समाजवाद की विचारधारा में क्या है, विरोधाभास है। कैसे? जनतंत्र स्वतंत्रता में विश्वास रखता है, जबकि जनतंत्र स्वतंत्रता में विश्वास रखता है, जबकि समाजवाद समानता पर आधारित व्यवस्था है। जनतंत्र तो कहता है व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा क्या कर दी जाए, स्वतंत्रता दी जाए, ठीक है ना, डेमोक्रेसी, जनता स्वतंत्र हो। और समाजवाद समानता पर आधारित है। अब जब समानता और स्वतंत्रता एक साथ, जब लोगों सभी को समान बना देंगे, सब समान, तो जो पूंजीपति लोग होंगे वो अपनी स्वतंत्रता के लिए मांग उठाएंगे कि हम स्वतंत्र कहां हैं, हमारी संपत्ति तो छीनी जा रही है समानता के नाम पर, हम कहां स्वतंत्र है। और अगर उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा तो लोग कहेंगे कि उनके पास में तो असीमित संपत्ति है, सरकार क्या करी है, हमारे पास तो खाने के लिए अनाज भी नहीं है, समानता कहां है। अब क्या किया जाए? अगर स्वतंत्रता पर ध्यान दिया जाए तो समानता कैसे स्थापित होगी, और समानता पर अधिक बल दिया जाए तो लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा कैसे होगी? क्योंकि ये लोकतांत्रिक समाजवाद दोनों बातों को मानता है, स्वतंत्रता को भी मानता है और समानता को भी मानता है। जब व्यक्ति को आप अधिक स्वतंत्रता देंगे तो वह जो पूंजीपति जिसके पास में अधिक पूंजी है वो तो पूंजी से पैसा और कमाएगा, ज्यादा धनवान बनेगा, फिर समानता स्थापित कैसे होगी? और समानता स्थापित करने का प्रयास करोगे, उससे संपत्ति छीनोगे तो वो कहेगा भी मेरी स्वतंत्रता का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए एक दूसरे के विरोधी तत्वों को इसमें स्थान दे दिया गया है। स्वतंत्रता को भी मान लिया गया और साथ साथ में समानता को भी अपना लिया गया। तो ये जो है विद्यार्थियों प्राकृतिक संभावनाओं के विरुद्ध अवधारणा है।
प्राकृतिक संभावनाओं के विरुद्ध अवधारणा अगर देखा जाए विद्यार्थियों, तो ये जो समाजवादी अवधारणा जो है, प्राकृतिक संभावना के विरुद्ध अवधारणा है। प्राकृतिक संभावना के विरुद्ध अवधारणा कैसे है? प्राकृतिक संभावना तो ये है विद्यार्थियों, जो योग्य है वो जिएगा। प्रकृति ने जिसको योग्य बनाया है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की विजय। प्रकृति ने जिस व्यक्ति को अधिक योग्य बनाया है, वो अपनी योग्यता के आधार पर खून पसीना एक करके संपत्ति इकट्ठी करता है, और समाजवाद कहता है कि वो संपत्ति किसमें बांट देनी चाहिए? गरीबों में बांट देनी चाहिए, ताकि समानता स्थापित हो सके। तो ये एक प्राकृतिक संभावना के विरुद्ध अवधारणा है विद्यार्थियों, कि जिन व्यक्तियों ने अपनी योग्यता के बल पर अन्य व्यक्तियों से अधिक संपत्ति अर्जित की, उन्हें इच्छा अनुसार संपत्ति के प्रयोग का अधिकार होना चाहिए। लेकिन समाजवाद परिश्रमी लोगों की संपत्ति आलसी लोगों में बांटना चाहता है। ठीक है ना? यानी समाजवाद योग्यतम की संपत्ति को आलसी लोगों में बांटना चाहता है। ये आरोप लगाया जाता है कि भाई प्राकृतिक संभावना तो यह है कि जिसने अपनी योग्यता के बलबूते पैसा इकट्ठा किया है, अपनी योग्यता के आधार पर जो धन कमा रहा है, उनको तो खुली छूट मिलनी चाहिए। लेकिन होता यह है समाजवाद की अवधारणा में कि जिस योग्य व्यक्ति ने अधिकतम संपत्ति इकट्ठी की है, जिसके पास में संपत्ति अधिक है, उस संपत्ति पे ज्यादा से ज्यादा क्या लगाया जाए? टैक्स लगाया जाए। टैक्स लेकर के जो उसने संपत्ति इकट्ठी की है, वो संपत्ति टैक्स के माध्यम से सरकार को प्राप्त हो जाए, और सरकार उस संपत्ति को उन गरीब, आलसी, अयोग्य व्यक्तियों को बांट दे, जो जिसके पास योग्यता नहीं है, या जो धन कमाने में असमर्थ हैं, गरीब है। तो इसके मन में यह उत्पन्न होगा, योग्यतम व्यक्ति के मन में, कि भाई मैं योग्य व्यक्ति हूं, मैंने खून पसीना एक करके ये धन कमाया, और सरकार इस धन को जो है दूसरे में बांटना चाहती है, ये सही नहीं है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संभावनाओं के समाजवाद की अवधारणा विरोध अवधारणा है विद्यार्थियों। और साथ साथ में भ्रष्ट व्यवस्था को संरक्षण, नंबर 4, भ्रष्ट व्यवस्था को संरक्षण। भ्रष्ट व्यवस्था को संरक्षण कैसे मिलेगा? क्योंकि सब कुछ राज्य के अधीन हो जाएगा, राज्य शक्तिशाली हो जाएगा। राज्य क्या हो जाएगा? समाजवाद में राज्य की शक्तियां बढ़ जाती है, और राज्य की शक्तियां बढ़ने से शक्तियों का प्रयोग कौन करती है? नौकरशाही। ठीक है ना? समाजवाद में राज्य की शक्तियां बढ़ जाती है, राज्य की शक्तियां बढ़ जाती है। राज्य की शक्तियों का प्रयोग, राज्य की शक्तियों का प्रयोग नौकरशाही द्वारा किया जाता है, जिससे भाई भतीजावाद व भ्रष्टाचार
को बढ़ावा मिलता है। भ्रष्ट व्यवस्था को संरक्षण मिलता है विद्यार्थी इसमें, यानी समाजवाद में राज्य की शक्तियां क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और राज्य की शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा होता है, नौकरशाही के द्वारा होता है। सब कुछ राज्य के अधीन हो जाएगा तो नौकरशाही हावी हो जाएगी, बाबूगिरी हावी हो जाएगी। और इतनी नौकरशाही हावी हो जाएगी जब सब कुछ राज्य के अंडर में हो जाएगा, प्राइवेट सिस्टम विकल्प के तौर पे होगा ही नहीं, तो नौकरशाही अपने आप दादागिरी करेगी। फिर वो इतना भ्रष्टाचार करेंगे, भाई भतीजावाद करेंगे कि लोग उनकी व्यवस्था में त्रस्त हो जाएंगे। एक व्यवस्था जहां काफी हद तक सरकार के अधीन, यानी राष्ट्रीयकरण इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर नौकरशाही और भ्रष्ट व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहां होता है, समाजवादी व्यवस्था में होता है, क्योंकि सब कुछ राज्य के अधीन होता है। सरकारी नौकर जो होते हैं वो काम करते नहीं, उनको पता है कि हम काम करेंगे नहीं करेंगे, हमारा तो दिन अस्त होते ही हमारी पगार तो तय है। आज का निश्चित जो पैसा है वो तो ज्यादा काम करोगे तो भी मिलेगा और कम काम करोगे तो भी मिलेगा, नहीं करेंगे तो भी मिलेगा। ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत आप देखते हैं विद्यार्थियों कि पहले जब लाइट के बिल जब भरे जाते थे तो जब ई मित्र वाला व्यवस्था वगैरह नहीं थी और वहां आपको विद्युत कार्यालय जाना पड़ता था, तो वहां के लाइनें लगती थी, ठीक है ना। और आपका बड़े 2 घंटे धूप में रहने के बाद नंबर आया, जैसे 2 बज गए, ठीक है, और बाबू कहते मेरे को खाना खाना है, चला बाद में आना। अरे 2 घंटे लाइन में खड़े रहकर अभी मेरा नंबर आया है, और अब आप खाना खाने जाओगे 1 घंटे बाद में आओगे, तब तक तो मैं वापस आऊंगा, फिर वापस लाइन में लगना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन कोई सुनने वाला आपकी नहीं है, कई घंटे लाइनों में लगना पड़ता था। उसके बाद में जब ई मित्र वगैरह ये शुरू हुए तो ये इस अव्यवस्था से, झंझट से मुक्ति मिली। तो कहने का मतलब जब शक्तियां बढ़ जाती है विद्यार्थियों, तो इसमें क्या है कि नौकरशाही हावी हो जाती है और वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। उपभोक्ता के हितों को नुकसान, उपभोक्ता के हितों को नुकसान, उपभोक्ता के हितों को नुकसान। उपभोक्ता के हितों को नुकसान कैसे होता है, क्योंकि समाजवादी व्यवस्था ये गुणवत्ता पर आधारित नहीं है। समाजवाद उत्पादन का आधार राज्य का अधिकार होता है और उपभोक्ता को संप्रभुता समाप्त हो जाती है। उत्पादन के अनुसार आवश्यकताएं पूर्ति करनी होती है, ठीक है ना। यानी उत्पादन पर राज्य का अधिकार होता है। उत्पादन पर किसका अधिकार होता है, उत्पादन पर, उत्पादन व वितरण पर राज्य का अधिकार होता है, राज्य का अधिकार होता है। जिससे क्या होता है विद्यार्थियों, एक तो गुणवत्ता से समझौता करना पड़ता है, साथ साथ में उपभोक्ता की संप्रभुता समाप्त हो जाती है। उपभोक्ता की संप्रभुता समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यानी वितरण जो है विद्यार्थियों आवश्यकता अनुसार, उत्पादन के अनुसार जो है आवश्यकताएं की पूर्ति की जाएगी। अब उपभोक्ता जो हैं वो स्वतंत्र नहीं है। अब उनको किसी वस्तु की आवश्यकता है लेकिन वो वस्तु स्टॉक में नहीं है सरकार के पास में, तो सरकार कहां से उपलब्ध करवाएगी। और वो व्यक्ति निश्चित समय में नहीं गया सरकारी कार्यालय में, तो आपको पता है कि भी वहां पे निश्चित समय में ही खुला रहता है, संडे को छुट्टी है तो छुट्टी है। अब ऐसी स्थिति के अंदर उस व्यक्ति को किसी अतिरिक्त समय में किसी वस्तु की आवश्यकता, वो वस्तु कहां से लाएगा, क्योंकि उसे उसकी संप्रभुता है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यानी उत्पादन व वितरण पर किसका अधिकार हो जाएगा, राज्य का अधिकार हो जाएगा, जिसके कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है विद्यार्थियों वो समाप्त हो जाएगी और साथ साथ में वो अपनी मर्जी से किसी वस्तु को खरीद नहीं सकेगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये हमारे समाजवाद के गुण और दोष हुए। अब पूरे चैप्टर के अंदर अगर देखा जाए तो क्या पूछा जा सकता है, आपको समाजवाद का अर्थ पूछा जा सकता है, भारत में कैसा समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है
कैसी अर्थव्यवस्था है भारत में, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कौन कौन समर्थक हैं, पश्चिमी समर्थक कौन कौन हैं, भारत में समर्थक कौन कौन हैं, और साथ साथ में समाजवाद का उद्योग विकास किस प्रकार से हुआ, और उद्योग विकास के अंदर स्टैटिक दर्शन किसका है, यूटोपिया पुस्तक किसने लिखी, ठीक है ना, फेबियनवाद, श्रेणी समाजवाद, श्रमिक समाजवाद किसका है, इसके समर्थक जो हमने बताए प्रवर्तक, वो आपको पता होना चाहिए। साथ साथ में भारत में समाजवाद का विकास किस प्रकार से हुआ, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है क्वेश्चन आपको याद करना है, ऑल इन वन, वो सभी में चलेगा, तत्व हो, घटक हो, गुण हो, सभी में चल जाएगा। तो वो आपको याद करना है, समाजवाद के सिद्धांत, तत्व या घटक, ठीक है ना। तो ये 10 बातें आपको इंपॉर्टेंटली याद करनी है तो सारे में चल जाएगी। और फिर इंपॉर्टेंट सवाल आता है विद्यार्थियों, समाजवाद के दोष। गुणों में तो वो घटक लिख दोगे तो भी चल जाएगा, नहीं दोष सही तरीके से आपको याद करना होगा कि ये अस्पष्ट विचारधारा है, एक दूसरे के विरोधी तत्वों को इसमें स्थान दिया गया है, और प्राकृतिक संभावनाओं के विरुद्ध अवधारणा है, और भ्रष्ट व्यवस्था को इसमें क्या मिलता है, संरक्षण मिलता है, और उपभोक्ता के हितों को इसमें नुकसान पहुंचता है। तो ये हो गए हमारे विद्यार्थियों गुण और दोष। तो इस प्रकार से 30वीं इकाई के 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हमारे, पहले उदारवाद, और आज की इस क्लास के साथ समाजवाद चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। हम लगभग 60% के आसपास, 70% के आसपास सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। तो साथ साथ में आपका काम, जो आपको पीडीएफ भेजी जाती है व्हाट्सएप से, उन पीडीएफ में जो नोट्स हैं उनको आप एक बार रिपीट करें, लर्न करें, फिर आप वीडियो देखें और अपनी नोटबुक के अंदर इनको आप उतारें, तब जाकर के आपको कॉन्सेप्ट आपका जो है क्लियर होगा। उसके बाद में भी कोई समस्या आ रही है तो आप मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। इन बातों पे विद्यार्थियों आपको विशेष ध्यान रखना होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।